हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ लक्ष्मी बिगा वाला यूट्यूब चैनल में। बिहार पुलिस के एकदम संजीवनी एकदम रामबाण कर सकते हो उस पार्ट को मैंने लेके चला आया है। तो इसमें शायद स्क्रीन एकदम ब्लैंक दिखेगा, बट आपका जो आवाज़ जो जा रहा है उसको सुन सुन के आप लिख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एकदम यूँ कहूँ तो अगर आप याद कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, तो आपके लिए एकदम रामबाण है। तो आप इसको या तो लिख लीजिए या तो फिर सुन सुन के याद कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए, और खुद मैं बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा हूँ। लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन आता है, कहता है कि रजत रजत क्रांति का संबंध उत्पादन है। तो रजत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो रजत क्रांति जो है वो अंडा से है, क्योंकि रजत क्रांति, थोड़ा सा फीलिंग्स करके देखो, मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। और रजत क्रांति, राजता, इसमें तीन वर्ड्स आ रहे हैं सिर्फ, और अंडा में भी तीन आएंगे। आ आएंगे और ड आएगा और आ आकार आएगा। आ आकार अ आएगा, मतलब अंडा। तो रजत में भी और अंडा में भी, ये तीनों में है, तो आप इससे रिलेट कर पाते हो कि रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा से है। और रजत रजत मतलब होती है वाइट, और वाइट क्या होती है? तो आप कहोगे वाइट तो घर भी होती है, और वाइट बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन वाइट ज़्यादातर चीज़ों में होती है जो अंडा होती है। तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है अंडा से है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगला है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक बैंक जो होती है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के देवास में है। कहाँ है? जो देवास वगैरह नहीं होता, जो मध्य, जब मध्य रात्रि जब आती है तब होती है देवास होती है। वो किस में होती है? वो बैंक से जब पैसा निकालते हैं तब होती है। तो बैंक नोट प्रेस कहाँ हो सकती है? तो वो हो सकती है मध्य रात्रि में, मतलब कि मध्य प्रदेश में देवास स्थान पर हो सकती है। तो लगा दो आग पानी में दोस्तों, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है वो मध्य प्रदेश के देवास में होती है। तो मध्य प्रदेश के देवास में आपका जो होती है वो होती है, क्या होती है? बैंक नोट प्रेस होती है। आगे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप उत्तर की बात करें तो उत्तर, और पश्चिमी का कहाँ हो सकती है? तो उत्तर और पश्चिमी का जो उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो सकती है? तो हो सकती है वो जयपुर में हो सकती है, क्योंकि आप देख लीजिए, एक तो उत्तर है, तो उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि पश्चिमी बोला। तो पश्चिम में देख लीजिए, तो पश्चिम में देख लीजिए, तो इसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन है? आपका राजस्थान है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर यहाँ होती है। विश्व एड्स दिवस, तो विश्व एड्स दिवस तो आपको याद करना होगा कि विश्व एड्स दिवस जो होती है मनाई जाती है। विश्व एड्स दिवस मनाई जाती है, वो कब मनाई जाती है? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है 1 दिसंबर को मनाई जाती है। राइटर किस देश की समाचार एजेंसी है? तो देखिए, राइटर्स REUTE, राइटर्स जो हमारे इंडिया की तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी, राइटर किस देश की, राइटर जो है वो किस देश के, राइटर जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो किस देश की हो सकती है? तो राइटर्स, आर से राइटर, और ब्रिटेन, आर आ रहा है। तो राइटर्स जो हो सकती है वो ब्रिटेन हो सकती है। तो राइटर्स जो होगा वो किस देश की एजेंसी कंपनी है? तो राइटर्स जो आपका जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो वो ब्रिटेन की है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो किस देश में नहीं है? तो आप कहोगे कि वो है आपका, तो आगे जो हमारा था कि किस महाद्वीप में एक भी जो है, किस महाद्वीप में एक भी जो है वो महा ज्वालामुखी नहीं है?
तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो आपका ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आगे बात, किस देश में लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है? तो किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है? तो भूटान। भूटान एक देश है जो कि भारत के पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी होती है थिम्पू, जिनको कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है भूटान को। तो भूटान एक ऐसा देश है जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो होता है द्रव्य में अशुद्धियाँ मिला देने से उसका क्वथनांक। देखिए क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। द्रव्य में अशुद्धियाँ मिला देने से उसकी जो क्वथनांक है वो क्या हो जाती है? तो द्रव्य द्रव्य एक ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। और लिक्विड में जब आप अशुद्ध अशुद्ध को मिला दोगे, मतलब कि अगर यूँ कहूँ तो कहें तो द्रव्य में अशुद्धियाँ मिला देने से द्रव्य में अशुद्धियाँ मिला देने से क्या होती है? तो द्रव्य में अशुद्धियाँ मिला देने से उसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो द्रव्य में अशुद्धियाँ मिला देने से क्या हो जाती है? द्रव्य में अशुद्धियाँ मिला देने से उसका जो क्वथनांक है द्रव्य में अशुद्धियाँ मिला देने से वो वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला जो है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी, जिसको गल्फ विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो वो गल्फ ऑफ खाड़ी है। गल्फ ऑफ खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो विश्व की मैक्सिको की खाड़ी है यार। मैक्सिको के खाड़ी को गल्फ ऑफ खाड़ी कहा जाता है। मैक्सिको की खाड़ी को गल्फ ऑफ खाड़ी कहा जाता है। ये बात आप जानते हैं? चलिए, आनुवांशिकता का पिता मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल कहा था। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? अनुवांशिक का पिता कैसे कहा था? अनुवांशिक का पिता किसे कहा था? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा था? मेंडल को कहा था। मेंडल को कहा जाता। आगे की बात करें हम लोग तो आपका जो है कि अ, उसके बाद है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड अच्छा नेशनल नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। नेशनल हेराल्ड, ऐसे ही आप दो चार बार बोलिएगा ना तो आपको लगभग याद होने लगेगी कि नेशनल हेराल्ड जो है ना नेशनल नेशनल हेराल्ड और जो समाचार पत्र है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है वो किसके द्वारा की गई? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। का काकरापारा
काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। राज्य में स्थित है। अच्छा, काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर। अच्छा, काकरापारा योजना, काकरापारा योजना जो है, काकरापारा योजना की अगर हम बात करें तो काकरापारा योजना जो है वो आपका है काकरापारा योजना। तो काकरापारा योजना ताप्ती नदी पर आपका कहाँ है? गुजरात में। तो काकरापारा योजना, काकरापारा योजना, काकरापारा योजना जो है, काकरापारा योजना जो है, काकरापारा योजना, काकरापारा योजना जो है, काकरापारा योजना जो आपका है, काकरापारा योजना जो है आपका ताप्ती नदी पर है। और अगर बात करें काकरापारा योजना तो ये है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। काकरापारा योजना की बात करते हैं गुजरात में काकरापारा योजना। उसके बाद काकरा परियोजना के बाद फिर सिखों के नौवें गुरु तेगवा बहादुर की हत्या की थी। तो सिखों के नौवें गुरु तेगवा बहादुर, सिखों के नौवें गुरु तेगवा बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु की थी। हाँ, तो सिखों के नौवें गुरु तेगवा बहादुर, सिखों के नौवें गुरु तेगवा बहादुर जो था, सिखों के नौवें गुरु तेगवा बहादुर, जिनको जिनको की औरंगजेब ने मृत्यु कर दिया था। तो ऐसा कुछ था। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ओडिशा में है। ओडिशा, कटक, ओडिशा के कटक में। हाँ, जो चावल जो रहता है ना, जैसे कि चावल जो आपका होती है, तो आपका जो है कि विश्व बैंक द्वारा नहीं, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान ओडिशा के कटक में। हाँ, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान की अगर बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक के ओडिशा में है। तो ये बात आपका हो गया। विश्व बैंक का दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD है। विश्व बैंक का दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। विश्व बैंक का दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 में से किसका भारतीय संविधान के, अच्छा, भारतीय संविधान के मतलब कि जो आपका संविधान है उसमें 343 से 351, मतलब कि 343 से 351 तक किसका जिक्र किया गया? तो वो किया गया राजभाषा का। 1911 में बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 1911 में बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? 1911 के बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो वो किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो याद रहेगा, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया था। किसने कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया था। किसको रद्द कर दिया गया था? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। उसके बाद है कि डिप्थीरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया डिप्थीरिया गलत प्रभावित करता। डिप्थीरिया रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया जो है वो आपका प्रभावित करने वाला है, डिप्थीरिया जो है वो गले को प्रभावित करने वाला है। डिप्थीरिया से आपका जो है गला प्रभावित हो जाती है, मतलब कि प्रभावित हो जाती है, खराब हो जाती है ये। और अगर बात करें तो सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होती है 120 से 180। सिस्टोलिक 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 120 से डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है वो आपका क्या होती है? डिस्टोलिक, डिस्टोलिक और सास्टोलिक, ये दोनों जो आपका जो है डिस्टोलिक और सास्टोलिक, ये आपका आपके रक्त दाब को बताता है। 120 रहता है डिस्टोलिक और सास्टोटोलिक रहता है। सिस्टोलिक जो रहता है वो 120 रहता है और डिस्टोलिक जो रहता है वो 80 रहता है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोपीय यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किसका यूरोपियन संघ की मुख्यालय है? तो यूरोपीय संघ, यूरोपियन संघ का मुख्यालय की बात करें, यूरोपियन संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, कहाँ की? किसका? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। जीके बिहार पुलिस कांस्टेबल मंटू कुमार। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो आपका जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो सत्यमंगलम सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपका है वो आपका है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपका है वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु इज द करेक्ट उत्तर आपका होता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, और मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, अच्छा मुडुमलाई भी आपका तमिलनाडु में है ना? तमिलनाडु में ही है। और अन्नामलाई, मुदुमलाई, अन्नामलाई और सत्यमंगलम, मुदुमलाई और अन्नामलाई और सत्यमंगलम, कौन कौन है? मुदुमलाई, कौन कौन है? आप ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी। मुदुमलाई आपका जो है, मुदुमलाई और अन्नामलाई और आपका जो सत्यमंगलम, जो तीनों के तीनों है आपका कहाँ है? तो आपका है ये है जो आपका है, ये जो आपका है वो कहाँ है? तो ये है आपका वहाँ तमिलनाडु में है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मिस करने वाली पॉइंट एक भी नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पहली बार वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी ने। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पहली बार वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वो किया गया था इंदिरा गांधी में। इंदिरा गांधी ने सन 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पहली बार प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पौधे के कौन सा भाग से हल्दी प्राप्त होता है?
पौधे के तना पौधे के तना से पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता था? पौधे के तना से प्राप्त जो होता है वो हल्दी प्राप्त होती है। कारण पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो वो होती है तना। तना इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाए। हल्दी पौधे के तना जिसका खाने लायक हिस्सा हिस्सा जो होती है वो प्राकांत कहलाता है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले इंसान का नाम है हिटलर। हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था। नेताजी 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 सुभाष चंद्र बोस को हिटलर सबसे पहले कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। हिटलर जर्मनी के शासक था। हिटलर क्या था? तो हिटलर जो था वो जर्मनी के शासक था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस से बहुत सारे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से ये है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? वो दिया था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कहाँ का शासक हुआ करता था? तो वो जर्मनी का था। सेकंड क्वेश्चन आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस कहाँ के था? तो सुभाष चंद्र बोस कटक के कटक के था। और कटक कहाँ का? उड़ीसा उड़ीसा में। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो वो बनाया था महात्मा। अच्छा, बनाया था तो वो अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने दिया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जो तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था तथा इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? किस मुगल शासक को शाही दरवेश? औरंगजेब को शाही दरवेश जो कहा जाता था वो कहा जाता था मुगल शासक औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। तो औरंगजेब किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? शाही दरवेश जो कहा जाता था वो कहा जाता था इसको औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। मुगल शासक में औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। औरंगजेब को मुगल साम्राज्य में 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? और रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 1982 में। रामसर संधि ने भारत पर 1982 में हस्ताक्षर किया। रामसर संधि रामसर संधि पर भारत ने
रामसर संधि पर भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किया था। 1982 में रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षक से संबंधित है। रामसर संधि की शुरुआत 1971 में हुई थी। भारत में रामसर संधि अच्छा 1971 में शुरू हुई थी। रामसर संधि आर्द्र भूमि संरक्षक है। आगे बात करें भौतिक और टॉपिक ध्वनि के बारे में किसी किताब से पढ़ लें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीपी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी हालनोबिस पीसी हालनोबिस पीसी हालनोबिस पीसी हालनोबिस पीसी हालनोबिस जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित था पीसी महालनोबिस पीसी महा पीसी महा पीसी महालनोबिस पीसी महाल द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो वो पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। प्राचीन भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाई जाती है वो 9 जनवरी को मनाई जाती है जाड़े के मौसम में। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना कोल 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 डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना जो है कोल डैम परियोजना जो आपका है कोल डैम परियोजना की अगर बात करें तो कोल डैम परियोजना कहाँ हो सकती है? तो कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। आपको पता है कोल डैम परियोजना जो हो सकता है वो आपका हो सकता है कहाँ? तो कोल डैम परियोजना जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में एग्जाम में हमारी कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम परियोजना सतलज प्रदेश में। नौ नाथपा झाखरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। अच्छा कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। और नाथपा झाखरी बांध की अगर हम बात करें तो नाथपा झाखरी बांध की अगर हम बात करें तो वो भी सतलज नदी पर और वो भी हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में दो को एक तो नाथपा झाखरी बांध और दूसरा आपका कोल डैम परियोजना दो को। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो म्यांमार का मुद्रा का नाम क्यात है। म्यांमार भारत के बगल में जिससे 4 राज्य लगते हैं नागालैंड मणिपुर और नागालैंड नागालैंड उसके बाद में ऊपर में अरुणाचल प्रदेश उसके बाद में मणिपुर उसके बाद में इधर में कौन है मेघालय। मेघालय नहीं है मणिपुर शायद होगा। बीच में कौन है?
होगा। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा को क्या है? क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? म्यांमार की वर्तमान राजधानी नायप्याडिगा, नाय नायपिडो है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी न्यायपॉडिया है। म्यांमार के वर्तमान राजधानी है नाय नायप्यॉसिडा। तो म्यांमार की राजधानी है वो न्यायपॉसिडा। म्यांमार की राजधानी पहले यंगून या रंगून था, लेकिन अब म्यांमार की वर्तमान राजधानी न्याय पोयिडो पोयिडो है पोयिडो है। उसके बाद अगर हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो वो था औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके किसके हाथ में था? ताराबाई। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब के मृत्यु के बाद, मैं हर एक चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मराठा का जो शासक था वो कौन था? आपको कि उसका जो वो हाथ में था वो किसका? तारवाइन था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई पास था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। तब उस समय जो मराठा जो था वो तारबाई था। उनका तारबाई था। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर स्थित संबंधित है। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। तो महाबलीपुरम में स्थित पल्लव से महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। तो पल्लव से महाबलीपुरम, पल्लव से महाबलीपुरम, महाबली से महाबलीपुरम, महाबली से महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की अगर बात करें तो महाबलीपुरम जो है वो पल्लव से संबंधित है। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम की अगर हम बात करें तो महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम जो है वो पल्लव से है। महाबलीपुरम पल्लव से। ध्यान रखिएगा कि महाबली के मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। पल्लव वंश की राजधानी पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। पल्लव वंश की पल्लव वंश की पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कांचीपुरम है। पल्लव वंश की राजधानी है वो कांचीपुरम है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो वो होते हैं डोबर जल समुद्र, डेल्टा भूमध्य, बेरिंग, कुक और वॉल जल संधि। तो होती है आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाए वेरिंग, वेरिंग जल डमरू मध्य। एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होती है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका होती है बेरिंग डल जल डमरू मध्य, बेरिंग बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होती है। बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होती है। बेरिंग जल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करते हैं। बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का के रूस को अलग करती है, रूस को अलग करती है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध किससे है?
तो रंग राजन समिति का संबंध किससे है? तो रंग राजन समिति का संबंध जो है रंग राजन जो है भुगतान संतुलन। रंग राजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन। रंग राजन भुगतान समिति। रंग राजन समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन से। रंग राजन समिति का संबंध किस रंग राजन समिति का संबंध रंग राजन समिति का संबंध रंग राजन समिति का संबंध है वो भुगतान संतुलन से। रंग राजन समिति के संबंध भुगतान संतुलन से। निम्नलिखित में से नर-लिंग हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन, हाँ। निम्नलिखित में से नर-लिंग हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। हाँ, नर-लिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। मुख्यतः नर-लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। नर-लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? आ दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। हाँ, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित पुराना किला का संबंध जो था दिल्ली स्थित पुराना किला का जो निर्माण कराया था वो करवाया था किसने करवाया? दिल्ली स्थित पुराना किला का जो निर्माण कराया था वो करवाया था आपका शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम है। कहाँ है? सासाराम है। आगे की अगर हम बात करें तो आपका प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखा? प्रिजन डायरी जो लिखा है वो अच्छा जयप्रकाश नारायण ने लिखा। प्रिजन डायरी किसने लिखा? तो प्रिजन डायरी जो लिखा आपका वो लिखा जयप्रकाश नारायण ने लिखा। प्रिजन डायरी पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है? तो नींबू का और सिरका और शराब और दूध, चारों का याद रहना चाहिए। सबसे कम है नींबू। पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलियन क्षारीय, 7 से कम होने पर नींबू का होता है 2.2 और नींबू का, और सिरका का होता है 2.4 और शराब का होता है 2.8 और दूध का होता है 6.4। नींबू का जो होता है वो 2.2 होता है। नींबू के बाद होता है सिरका जो 2.4 होता है। 2.8 जो होता है वो होता है सिरका। 2.8 जो होता है वो शराब का होता है। शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है और दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। होती है कि नहीं होती है? होती है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द जो दिया था नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था। विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड। विलियम गॉड ने विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द जो है वो दिया था। तो विलियम गॉड ने आपको जो दिया था वो क्या दिया था? तो विलियम गॉड ने आपका जो दिया था वो दिया था हरित क्रांति का जो शब्द है वो दिया था विलियम गॉड ने। तो आपको पता है कि विलियम गॉड ने जो दिया था वो क्या दिया था? तो विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था, विलियम गॉड के द्वारा दी गई थी। और हरित क्रांति शब्द का प्रथम बार विलियम गॉड ने दिया था।
विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग का। अच्छा, हरित क्रांति का जनक जो कहा था विलियम बोरलॉग को कहा था। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन का। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो किसको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? एस स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का जो शब्द दिया था वो कौन दिया था? विलियम गॉड दिया था। विलियम गॉड दिया था। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। राधा राधा मोहन कप राधा मोहन कप जो है वो पोलो से संबंधित है। राधा मोहन का पोल संबंधित है। एजरा का पोलो से संबंधित है। क्लासिक का पोलो से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय लंदन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ है? लंदन में नहीं है यार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो होती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो है जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। उसके बाद आते किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो वो है परमाणु संख्या पर निर्भर करती है ना। हाँ, निम्न में से किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करती है? तो वह परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व का रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। उसके बाद कहता है कि पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता कौन है? रीटर। पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता कौन है? तो वो है पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता है रीटर। पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता है रीटर। और अवरक्त विकिरण हर्शेल। अवरक्त विकिरण और आपका जो है एक्स किरण रॉन्टजेन। अवरक्त विकिरण जो है वो हर्शेल और एक्स किरण जो है वो रॉन्टजेन, ये दोनों किया। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता तो की थी, वो किसने की थी? मोगलीपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो की थी वो मोगलीपुत्र तीस्त ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस्त की थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुआ था। उसके बाद आपका जो है कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का दूसरा विभाजन जो हुआ था वो आपका कांग्रेस पार्टी का दूसरा विभाजन हुआ था 1918 में। कांग्रेस पार्टी का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था और पुनः 1916 में वे एक हो गए थे।
जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा अगर संघ की बात करें तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और आगे अगर महत्व तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव मानव तंत्र में पाचक पाचक एंजाइम नहीं है। तो पाचक एंजाइम नहीं है किसमें है, गैस्ट्रीन में। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मानव का अंग है इसमें पाचक तंत्र पाचक पाचक एंजाइम नहीं है। वो है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है। गैस्ट्रीन पेप्सिन तथा टाइलिन पाचक एंजाइम है। आगे अगर हम बात करें तो सल्तनत सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है। तो सल्तनत युग का अकबर जो कहा था, अच्छा, फिरोज शाह तुगलक को कहा था। हाँ, सल्तनत युग का अकबर। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा था। सल्तनत सल्तनत युग का अकबर जो कहा था वो कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा था फिरोज शाह तुगलक। फतूहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। अमरावती होम अमरावती होम अमरावती हेमावती का कामिनी किसकी सहायक नदी है। तो अमरावती हेमावती कामिनी किसकी किसकी सहायक नदी है। तो वो नदी है आपका जो है वो है उदा। अच्छा, अमरावती हेमावती और काबिनी वो तुरगिरी कावेरी है। अमरावती हेमावती और काबिनी गोदावरी। अमरावती हेमावती अमरावती हेमा अमरावती ना अमरावती अमरावती हेमावती और कावेरी कावेरी किसकी सहायक नदी है। तो वो है कावेरी। कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती। अच्छा, कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती हेमावती और कावेरी है। कावेरी नदी का उद्गम उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। को कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में। कुगटी वन्य पशु विहार 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 किस राज्य में स्थित है। तो कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो कुगटी वन्य पशु विहार कुगटी वन्य पशु विहार कुगटी वन्य पशु विहार जो आपका है वो आपका है हिमाचल प्रदेश में ना है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो वो है हिमाचल प्रदेश में। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। किस कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो वो पाया जाता है किस कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल में किसे कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। किस कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो किस कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो अचल संपत्ति जो आपका माना जाता अचल संपत्ति जो अचल संपत्ति जो माना जाता है वो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है ना वो अचल संपत्ति है। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी जाती है। तो वो मानी जाती है 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी जाती है।
वयस्क मताधिकार को वयस्क मताधिकार को आपका जो है वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है 326 अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन की बात की गई है। आगे की अगर बात करूँ तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने में मना कर दिया? सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से एकदम करेक्ट उत्तर। हाँ, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने में से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी को। झेलम झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, मगर उसको साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को जीवित छोड़ दिया तथा पोरस और सिकंदर में मित्रता बन गया। युद्ध के बाद सिकंदर थकी हुई सेना ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से झनकार कर दिया। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। जैन धर्म को एक बहुत लंबी है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी आपका है रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी रबात है। एक बार चलिए इसको पैक कर लेते हैं। अरे यार, ये तो दिया ही नहीं। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी रबात है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी? मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी रबात कहाँ है? मोरक्को की राजधानी है जो कि रबात है। अरे यार, टाइम अब थोड़ा। मोरक्को की राजधानी रबात है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो गोदावरी। इंद्रावती है जो गोदावरी नदी की। बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो झारखंड में स्थित है। बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल पुस्तक की हिस्ट्री नेचुरल पुस्तक की हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी। विश्व शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। प्रतिरोध का ईसाई मात्रा कम होता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और मूंगफली का टीका रोग के कारण होता है। कबक और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली। और अमूल है 6.022 इंटू 10⁻²3। साम्राज्यवाद का नाम सुइया नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। आम तथा पपीता का खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति। तड़े चाला का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिहार के झारखंड राज्य कब अलग हुआ? तो बिहार के झारखंड राज्य कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड जो हुआ था अलग जो हुआ था वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था, बिहार से झारखंड जो हुआ था वो 2000 में हुआ था। 15 नवंबर 2000 में हुआ था। नेशनल क्या बोलता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ निम्नोलॉजी है न्यू दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ निम्नोलॉजी न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे की अगर हम बात करें तो भारत में पहला परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में पहला परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में पहला परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया। भारत में पहला परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अरे WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? अब ILO का मुख्यालय जिनेवे में है। और अगर हम बात करें तो NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ईसवी के संदर्भ में एडी का शाब्दिक अर्थ है। चलिए फिर पूछते हैं उसको, कहाँ से क्वेश्चन था इसके नीचे और नीचे 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 थोड़ा सा। चलिए, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी आप जानते हो कि मोरक्को की राजधानी रबात। कहाँ है? रबात है। अगला, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। नेशनल नेशनल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द प्लिनी। विश्व शिक्षा दिवस विश्व शिक्षा दिवस मनाया था 5 अक्टूबर को। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। मूंगफली का टिक्का रोग के कारण होता है? कबक। भारत की सबसे पुरानी वर्तमान श्रृंखला कौन सी है? पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। एक मोल में होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 2 3। आम तथा पपीता का खाने योग्य भाग होता है मध्य। तड़े चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिहार से झारखंड हुआ था कब? नवंबर 2000। नवंबर 2000 में। भारत के पहला परिसीमन आयोग का गठन। भारत का पहला परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ था। भारत का पहला परिसीमन आयोग का गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। ईसवी के संदर्भ NaOH सूत्र का यौगिक नाम क्या है? NaOH का कास्टिक सोडा। बुलाएं के कास्टिक सोडा सही है। जिनेवा 1952। दिल्ली ये 15 नवंबर बोला। बिहार से झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया था। और तड़ी चला गया बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था। अच्छा, मध्य फल भी थी नहीं बोले। अच्छा, ये साम्राज्यवाद का नाश हो गया भगत सिंह ने किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भुलाएं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है, अच्छा, कबक वाला भी सही है। गौतम बुद्ध सीधा, अरे ये प्रतिरोध का सही मात्रा कम होती है। बाकी सब तो सही था सही था। तो दोस्त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।